चलिए अब पढ़ते हैं एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में देखते हैं। अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि किसी भी मेमोरी से कोई भी डाटा को एक्सेस करने के लिए सीपीयू एक एड्रेस भेजता है। उस एड्रेस पे मेमोरी में जाके डाटा सर्च किया जाता है और उस एड्रेस पे जो भी डाटा अवेलेबल होता है वो उसको वापस सीपीयू को दे दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर सीपीयू को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो वही भेजेगा। ठीक, अब उस डाटा के हिसाब से ही सर्च किया जाएगा। अगर हमको सर्च करना है 25 तो हम डायरेक्ट 25 को ही सर्च करेंगे, ना कि इसके एड्रेस को। इसमें अब डायरेक्ट हम लोग कंटेंट के बेस पे ही सर्च करेंगे, एक्सेस करेंगे डाटा को। इसमें इसीलिए इसको बोला जाता है एसोसिएटिव मेमोरी। इसमें एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है? एसोसिएटिव मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी एक्सेस्ड बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ डाटा रेदर देन इट्स एड्रेस। It is also called content addressable memory (CMA). It performs parallel search to quickly retrieve data और locate data। इसमें क्या होता है ना कि कंटेंट के हिसाब से हम लोग सर्च करते हैं और पैरेलल सर्च होता है ताकि क्विकली डाटा को सर्च किया जा सके। यानी कि ऐसे सीक्वेंशियली नहीं है कि हाँ पहले इसको देखें, मैच किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर इस पे जाएंगे, मैच किया तो ठीक, नहीं तो इस पे जाएंगे। ऐसे नहीं है, एक साथ ही लॉजिक लगा के इसमें वो सर्च लॉजिक लगा दिया जाएगा। अब वो डाटा एक बार में सर्च हो जाएगा। अगर मिल गया, मैच है, अगर इसमें है वो डाटा, तो तुम्हारा एक मैच रजिस्टर होता है, वो डाटा मैच रजिस्टर में चला जाएगा। अगर नहीं मिला तो वो सेम डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, ताकि फिर फर्दर कभी हम लोग आए दोबारा उस डाटा को सर्च करने तो इस बार मिल जाए कम से कम। इसलिए वो डाटा को यहीं पे स्टोर कर दिया जाता है। अगर नहीं मिला तो, अगर मिल गया तो फिर उसको मैच रजिस्टर में डालो और एक फ्लैग जनरेट हो जाता है, बता देता है रजिस्टर को कि हाँ मिल गया है वो डाटा। अब वो डाटा फिर से आउटपुट के रूप में मिल जाता है और वो सीपीयू को पैसा लगता है प्रोसेस करने के लिए। ठीक, तो ऐसे काम करता है। इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। हम्म, इसका ये देखते हैं, देखो ये रहा उसका डायग्राम। आर्गुमेंट रजिस्टर में क्या होता है ना कि हमें हमारा इंस्ट्रक्शंस क्या है और वो कोड क्या है। जैसे मानते हैं कोड था, हमारा इंस्ट्रक्शन था कि दिस इज अ बॉय। अब हमको सर्च करना है इज। ठीक, तो हम आर्गुमेंट रजिस्टर में क्या डालेंगे? दिस इज अ बॉय, पूरा आर्गुमेंट डालेंगे आर्गुमेंट रजिस्टर में। अब सर्च क्या करना है? हमको केवल इज करना है ना, तो इज को हम लोग की रजिस्टर में डालेंगे कि हाँ भाई हमको बस इज चाहिए। इज को हम चाहते तो हम पूरा डाल सकते हैं। अगर की रजिस्टर में आप चाहते हैं पूरा आर्गुमेंट डालना तो आर्गुमेंट भी डाल सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं केवल उसका एक कंटेंट को सर्च करने के लिए तो आप इज को डाल के सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो इज यहाँ डाल दीजिएगा। अब वो की रजिस्टर ये आएगा एसोसिएटिव मेमोरी का पास, इसका अपना एरे है, अपना लॉजिक्स लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें डालिएगा तो वो आपका वर्ड जो भी हो वो है। अगर वो मैच कर गया वो की आपका, तो मैच रजिस्टर में चला जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर से वो डाटा यहीं पे स्टोर हो जाएगा। ठीक, ताकि फर्दर आप दोबारा आओ तो इस बार मिल जाए कम से कम। तो अगर मैच हो गया डाटा तो वो डाटा आपका आउटपुट में मिल जाएगा। अगर नहीं मैच किया तो वो वहीं पे स्टोर हो जाएगा। ऐसे काम करता है। ठीक, अब आते हैं इन आर्गुमेंट रजिस्टर का क्या काम है। आर्गुमेंट रजिस्टर होल्ड्स द क्वेरी कंटेंट फॉर कंपैरिजन। वो पूरा क्वेरी कंटेंट को ही हम लोग आर्गुमेंट रजिस्टर में डाल देते हैं और फिर रजिस्टर में एक्ट्स एज मास्क टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द क्वेरी कंटेंट टू कंपेयर। जो क्वेरी कंटेंट था हमारा उसके कौन से पार्ट को सर्च करना है उसको हम लोग डालते हैं की में। और जब वो कंटेंट अगर मैच कर जाता है तो मैच रजिस्टर में स्टोर्स द मैच्ड डाटा एंड टेल्स विच रो ऑफ द मेमोरी इज मैच्ड। ये मैच रजिस्टर में वो डाटा आ जाता है और अब फ्लैग जनरेट करके बता देगा कि कौन से रो में वो डाटा मैच कर गया है। क्योंकि डाटा तो हम लोग ऐसे ऐसे किए हुए हैं ना, ऐसे ऐसे मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन किए हुए हैं। हर रो में वर्ड्स है और उसको सेल में डिवाइड कर दिए हुए हैं। अब आगे आता है रीड ऑपरेशन। रीड कैसे करता है डाटा को? वेन वी when we put any data on content or content in argument register, then all the rows of memory is checked simultaneously. Whenever the data is matched with the rows, then the row is flagged to the match register। जब भी हम लोग कोई डाटा आर्गुमेंट रजिस्टर में डालते हैं तो उस मेमोरी का जितना भी रॉ है ना सब एक साथ साइमल्टेनियसली चेक करता है कि वो क्या वो आर्गुमेंट या की उस मेमोरी में अवेलेबल है कि नहीं। अगर मैच कर गया तो वो मैच रजिस्टर में फ्लैग वैल्यू दे देगा कि हाँ मैच कर गया। और
अगर when the data is not found then the data is stored in the memory automatically fix find an empty space and store the data without the need of address। और अगर अगर वो डाटा नहीं मिल पाता है उस एड्रेस पे तो उस मेमोरी के अंदर, तो क्या करेगा ना, जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी स्पेस खुद से डिसाइड करके सर्च करके उसके अंदर उस जगह पे ले आके उस डाटा को स्टोर कर देगा, ताकि फर्दर कभी यूज करना पड़े तो हमारा काम बन जाए। ठीक। उसको स्टोर करने के लिए कोई भी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ईच मेमोरी सेल requires an additional matching circuit which is expensive. Simultaneously matching all the words of a query consume more power. This type of memory is used for specific applications like routers, caches, etc. देखो, एक साथ हम लोग सारे डाटा को मैच करते हैं लोग, तो ढेर सारा जितना ज़्यादा सेल रहेगा तो उतना ज़्यादा हम लोग को मैच लॉजिक लगाना पड़ेगा ना सारा के लिए, ताकि तब ना पैरेलली एक साथ ही साइमल्टेनियसली वो सर्च स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं होता तो पहले एक एक करके ना एक्टिवेट करता, पहले उसको एक चेक करता, फिर दूसरे वाले को करता, फिर तीसरे वाले को करता। बट इस सब में एक अलग अलग सर्किट लगा रहता है, हर सेल का एक अपना सर्किट होता है, तो डायरेक्टली सबको एक साथ एक्टिवेट करके एक बार मैच कर लेता है। तो ये इतना सारा सर्किट लगाना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, और साइमल्टेनियसली मैच करता है तो उसकी वजह से हीट अप ज़्यादा होता है और पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। और ये इसका हम लोग यूज मतलब किसी स्पेसिफिक हर जगह नहीं कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में ही इसका काम इसका यूज करते हैं, जैसे कैच में या फिर राउटर राउटर मतलब वाईफाई वाला, उसमें इसका यूज करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वर्चुअल मेमोरी को। पहले देखते हैं वर्चुअल मेमोरी होता क्या है। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो मेन मेमोरी की लिमिटेशंस को ओवरकम करती है। मतलब अगर मेन मेमोरी तो एक लिमिटेड होता है ना, 2 GB 4 GB या फिर 200 KB ऐसे लिमिट रहता है। बट अगर कोई प्रोग्राम जिसको बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो फिर एक साथ अगर करेंगे तो फिर करप्ट होने की चांसेस ज़्यादा रहती है मेमोरी को। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग का एक टेक्निक आता है वर्चुअल मेमोरी का। इसमें होता क्या है ना कि एक्चुअली में साइज वही रहता है मेन मेमोरी का, उसमें साइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्चुअली साइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वो काम भी हो जाएगा उसी पार्टिकुलर डाटा के अंदर में, उसी पार्टिकुलर स्पेस में। जैसे अगर मान लेते हैं मेमोरी का साइज है, ये लिमिटेड है, इतना साइज, इतना ही बड़ा मेमोरी है, और हमारा प्रोग्राम है इतना बड़ा। तो अब इसको कैसे इसके अंदर फिट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल मेमोरी का टेक्निक रहता है। ठीक है, वो वर्चुअल है, उसका कोई वो दिखता नहीं है कि मतलब हाँ ये कोई मेमोरी है। बट इसमें होता क्या है ना कि एक साथ तो हम पूरा प्रोग्राम को रन करेंगे नहीं, तो कुछ कुछ पार्ट को पहले ये पार्ट रन हुआ, फिर ये पार्ट रन हुआ, फिर ये पार्ट रन हुआ, फिर ये पार्ट रन हुआ, ये पार्ट, ऐसे करके ना पार्ट वाइज चलता रहता है। तो क्या करेंगे ना कि जितना का ज़रूरत है अभी स्टार्टिंग में उस सबको मेन मेमोरी में डाल देंगे। ठीक है, बाकी को वर्चुअली सेकेंडरी मेमोरी का हेल्प, जो सबसे बड़ा होता है मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसमें से बाकी को ऐड कर देंगे। हुँ। जैसे जितने डाटा का एक बार में ज़रूरत है प्रोग्राम को, तो पहले उतना डाटा को मेन मेमोरी में फ़ेच कर लिया जाएगा, वहाँ से लेके काम कर लेगा। बाकी जो अभी डाटा है, प्रोग्राम का जितना पार्ट है, वो तब तक के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर दिया जाता है। फिर जैसे ही वो काम हो जाएगा उस प्रोग्राम का, फिर उतना पार्ट को हटा के और फिर अब जितना दूसरा वाला पार्ट की ज़रूरत है ना, उसको यहाँ से ला के मैप कर दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि सीपीयू जब भी डाटा को यहाँ से ले तो उसको हमेशा अवेलेबल मिले। उसको ये लगे ही नहीं कि तो डाटा है ही नहीं, उसको हमेशा वहाँ अवेलेबल पहले से ही मिलेगा। और वो काम क्या कौन करता है, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग, वही यहाँ से डाटा को हर टाइम पे ले आके यहाँ पे डालता रहता है। एक बार और समझते हैं सही से इसको। देखो, अब ये है सीपीयू, ये है कैच मेमोरी, ये है मेन मेमोरी, ये है सेकेंडरी मेमोरी। अब तक हम लोग क्या समझते आ रहे थे कि सीपीयू को किसी भी डाटा को ज़रूरत होता है तो वो कैच मेमोरी से फेच करता है। अगर वहाँ डाटा नहीं मिला तो वो तब जाता है कैच मेमोरी, मेन मेमोरी से डाटा को फेच करके अपने यहाँ स्टोर करके अब फिर वापस से सीपीयू को प्रोवाइड कराता है। अब केस यहाँ हो रहा है कि अगर मेन मेमोरी में भी नहीं मिला तो क्या करेंगे,
तब अगर डाटा मेन मेमोरी में भी नहीं मिले तो वो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता है। उसके लिए फिर वर्चुअल मेमोरी का टेक्निक आता है कि डाटा अगर मान लेते हैं बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। कैश मेमोरी में भी स्पेस लिमिटेड है, 2 KB 1 KB या फिर उससे भी कम का रहता है, ठीक है, कुछ बाइट का भी कैश मेमोरी हो सकता है। ये है मान लेते हैं 2 GB का है, ये है तुम्हारा 1 KB का, और ये है मान लेते हैं 50 GB का, ठीक है। अब सीपीयू को कोई डाटा, कोई प्रोग्राम है जो है लगभग 3 GB का, ठीक। जैसे समझ लो ना, हम पैरेलल काम कर रहे हैं, एक बार में यूट्यूब भी चलाए हैं विंडोज़ पे, दूसरे विंडोज़ पे कोई गेम खेल रहे हैं, तीसरे पे कोई ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, सब इतना ज़्यादा काम एक बार में कर रहे हैं, तो सीपीयू इतना सारा डाटा को पैरेलली हैंडल करेगा, और उतना स्पेस भी तो चाहिए होगा ना रैम में, तब तो एक बार में उसको हैंडल कर पाएगा। अगर स्पेस नहीं हुआ तो फिर कैसे, तो फिर वो करप्ट हो जाएगा, ठीक। तो उससे बचने के लिए सीपीयू को, और सीपीयू का काम रुके नहीं और वो काम हो भी जाए, उसके लिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी का टेक्निक लाते हैं। उसमें क्या होता है ना कि वर्चुअल मेमोरी साफ बोलेगा कि भाई तू टेंशन ना ले, तेरे को जितना स्टोरेज चाहिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तू अपना काम करता रहे, तू टेंशन ना ले। वो क्या करेगा, अगर 4 GB का ज़रूरत था सीपीयू को, ठीक है, स्टोरेज की, और ये है 2 GB का ही है, तो वो क्या करेगा, पहले 2 GB का जितना डाटा है वो सारा यहाँ पे पहले से रहेगा, वो तो वो यूज में आ जाएगा, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट 2 GB का भी, ऐसा तो नहीं होगा कि चारों जीबी का एक साथ ही उसको काम पड़ गया, तो जितना का भी ज़रूरत पड़ा उतना इसमें स्टोर करके वो इसको प्रोवाइड करा देगा। अब फिर जैसे वो काम हो गया, अब दोबारा उसको जब डाटा दूसरा चाहिए होगा ना, तो उसको उसके फेच करने से पहले ही जो सेकेंडरी स्टोरेज है, वो उसके अंदर से डाटा को, वो जो वर्चुअल मेमोरी मैपिंग है, वो डाटा को लेके वापस से मेन मेमोरी में रख देगा, ताकि जब सीपीयू वापस डाटा को फेच करने के लिए आए तो उसको हमेशा वहाँ डाटा अवेलेबल मिले, कभी उसको लगे ही नहीं कि जाए यहाँ तक डाटा है ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसका काम पड़ता है। और वर्चुअल मेमोरी में क्या लिखा है, ये सिस्टम हार्ड डिस्क के एक स्पेसिफिक पार्ट को एज एक्सटेंडेड मेमोरी ट्रीट करता है। इसका काम सीपीयू को एक इल्यूजन देना होता है कि प्रोसेस में जितना भी मेमोरी चाहिए तुमको उतना मिल जाएगा, सारा अवेलेबल है, तुम टेंशन ना ले। चलिए, अभी हमने बात किया कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी का क्यों ज़रूरत पड़ा। देखो, वर्चुअल मेमोरी का पहला टॉपिक है मेमोरी लिमिटेशंस का सॉल्यूशन। पहले बताया कि मेन मेमोरी अगर 2 GB का है तो ये तो लिमिटेशन हो गया ना, अब इससे ज़्यादा का जब कोई भी प्रोग्राम का नीड होगा, इससे ज़्यादा स्पेस का नीड होगा, तो फिर ये तो करप्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस लिमिटेशंस को हटाने के लिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी किए। सेकेंडरी स्टोरेज बहुत बड़ा, मतलब स्पेस उसमें होता है, ठीक है, तो उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, इसलिए वर्चुअल मेमोरी को लाया गया। फिर इफ़िशिएंट मल्टीटास्किंग, अगर हम लोग बहुत सारा विंडोज़ एक साथ ओपन किए हुए हैं तो इफ़िशिएंटली काम कर सके, ऐसा ना हो कि फिर लैग करना शुरू कर दे, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं। फिर आता है सिंप्लीफाइज प्रोग्रामिंग, डेवलपर्स को फिजिकल मेमोरी साइज के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट अगर लगा हुआ है तो फिर डेवलपर को मेमोरी का स्पेस का सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम ऐसे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी। चलो, अब इसके वर्किंग को समझ लेते हैं। देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि जो जो सीपीयू है तुम्हारा, वो पहले क्या डाटा एड्रेस आता था, लेकिन अब क्या आएगा ना, वर्चुअल एड्रेस आएगा, ठीक है। ये सीपीयू है, तो अभी जब भी इसको कोई डाटा की ज़रूरत होगा ना, तो उस डाटा के एक्चुअल लोकेशन नहीं भेजेगा ये, अब एक वर्चुअल लोकेशन भेजेगा, वर्चुअल एड्रेस। और उस वर्चुअल एड्रेस को डिकोडर डिकोड करेगा, उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, और फिजिकल एड्रेस हमेशा मेन मेमोरी में होता है। फिजिकल एड्रेस, जैसे ये तुम्हारा मेन मेमोरी है ना, इसमें जो भी डाटा है वो सब फिजिकल एड्रेस पे ही रखा हुआ है, ठीक। और जो वर्चुअल एड्रेस है, जो सीपीयू है, वो फिजिकल एड्रेस नहीं डालता है, वो डालता है वर्चुअल एड्रेस। अब उस वर्चुअल एड्रेस से डिकोडर क्या करेगा, जैसे ये 01010110000111, ये एक एड्रेस देगा सीपीयू कि इस एड्रेस का डाटा हमको चाहिए, ठीक। इस एड्रेस पे जो पार्टिकुलर डाटा है उसको रीड करना है या राइट करना है, तो क्या करेगा, जो डिकोडर है वो इसको दो भागों में बांटेगा, ठीक। एक भाग में आ गया तुम्हारा ऑफसेट, और एक भाग में आता है तुम्हारा फिजिकल एड्रेस। ये क्या है,
फिजिकल एड्रेस। ठीक। अब ये फिजिकल एड्रेस पे ही हमको एक्चुअल डाटा मिलेगा जो मेन मेमोरी में रहेगा। ठीक। अ- और जो ये ऑफसेट है ये बताएगा कि किस, जो तुम्हारा अगला डाटा है मतलब जो बाकी का डाटा है वो किस वर्चुअल मेमोरी के किस टेबल पे मैप्ड है। यहाँ से ऑफसेट से पता चलता है।